चलो बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैं आपको बुक में पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। यानी कि मान लो आपका एक पेड़ है, वो आंधी से बीच से टूट गया, मान लो टूट गया, और जो ऊपर वाला हिस्सा था वो टूट के जमीन से लग गया, ठीक है। और उस टूटे वाले हिस्से ने जमीन से जो एंगल बनाया वो कितना बनाया, 30 डिग्री का बनाया। अभी समझा हुआ, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। The distance between the foot of the tree to point where the top touches the ground is 8 मीटर। पेड़ के बेस से और जो ऊपर वाला टॉप नीचे गिरा है उसकी जो डिस्टेंस है कितनी है, 8 मीटर की है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की ऊंचाई बताइए। तो देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं खास, ठीक है। देखिए, तो मान लो आपका ये पेड़ है, क्या है आपका ये पेड़ है, चलो सीधा है, ठीक है। और मान लो आंधी आई और इसको यहां से तोड़ गई बीच से, ठीक है। जो टूटा वाला पोर्शन कौन सा है, जैसे मैंने डैश से दिखाया हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आपने देखा ही होगा, जब आंधी आती है तो क्या होता है, जो पेड़ होता है वो टूट जाता है, ऐसे इंक्लाइन में टूट जाता है। तो टूटा वाला हिस्सा कहाँ टच करेगा, इसके ग्राउंड को, यहाँ ग्राउंड है यहाँ टच करेगा। कैसे टच करेगा, मैं सीधा ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। अब सीधा बन गया। और ये क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल बेस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए क्या, जैसे आपका एक पेड़ है और पेड़ वाला जो ऊपर वाला हिस्सा था वही एक्चुअली ये वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा था ना वही एक्चुअली ये वाला हिस्सा है। क्योंकि जो पेड़ होता है, मान लो यहाँ से टूटेगा तो ऐसे ही तो गिरेगा। तो मान लो ये पेड़ था, एक टूटा ऐसे तो गिरेगा, तो ठीक है ऐसे गिरेगा। तो ये क्या होता है आपका 90 डिग्री बनेगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो समझ में आया। अब जो ये ऊपर वाला हिस्सा था जिसका ये टॉप था वो कहाँ आ चुका है, अब यहाँ आ चुका है। मान लो ए अगर यहाँ पे था तो ए कहाँ आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। अब इस वाले ऊपर वाले हिस्से ने इस ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाया है, 30 डिग्री का, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो इसे बी मान लो और इसे सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। हाइट पूछी हुई आती है तो हाइट कौन सी होगी, बीसी होगी या फिर एसी प्लस बीसी होगी। तो बच्चे बताओ, एसी प्लस बीसी होगी। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे बीसी निकाल लेते, कहते आंसर आ गया, पर उनका आंसर गलत हो जाता है। क्योंकि बीसी हाइट नहीं है, हाइट तो ये पूरी थी बीसी से लेकर यहाँ तक, जो कि हमारा कौन सा पॉइंट था, वो एक्चुअली एक हमारा, ठीक। हमारी हाइट तो ए से लेकर बी तक थी, आंधी आई और तोड़ गई तो ये वाला पार्ट नीचे आ गया, ठीक है। यानी कि जो ए था वो यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो हाइट कौन सी होगी, एसी ये वाली और प्लस बीसी वाली, तभी तो पूरा पेड़ बनेगा। तो हाइट कौन सी हमारी, एसी प्लस बीसी। ये बात क्लियर होगी। एंगल कितना है, 30 डिग्री का है। बेस उसने 8 मीटर दे रखा है। कैसे दे रखा है, उसने साफ साफ बोला हुआ है कि जो फुट है इस पेड़ का, फुट कौन सा होगा, ये वाला होगा, से लेकर जो टॉप है पेड़ का वो टच करता है ग्राउंड को, वहां तक दूरी कितनी है, 8 मीटर की है। क्लियर हो गया। यानी ट्री के फुट से लेकर अब जो पेड़ टच कर रहा है, पेड़ का जो टॉप था, पेड़ का जो टॉप यहाँ चुका है वो टच कर रहा है ग्राउंड को, उतनी दूरी कितनी है, 8 मीटर की। ये बात क्लियर होगी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निकालना क्या है आपको, एसी भी निकालनी है आपको, बीसी भी निकालनी है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया। वैसे बहुत आसान है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं क्वेश्चन में। तो क्या करें, देखिए ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाला कौन सा, परपेंडिकुलर। ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, ये बच गया आपका बेस। ये बात तो क्लियर हो जाती है। एक चीज आपको मैं बहुत बार बता ही चुका हूं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हम टेंडेंट वही इस्तेमाल करते हैं जिसकी एक साइड पे मालूम होती है, दूसरी साइड हमें निकालनी होती है। तो क्या मालूम है, परपेंडिकुलर नहीं मालूम, बेस मालूम है। परपेंडिकुलर नहीं मालूम, बेस मालूम है, तो इसी को ले लेते हैं, इसको टेन को ले लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों टेंडेंट लिखने से पहले मैं थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, वो हमारी होगी एसी प्लस बीसी। क्या होगी, एसी प्लस बीसी। यानी कि एसी भी निकालनी पड़ेगी, बीसी भी निकालनी पड़ेगी, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी पेड़ की हाइट आएगी। अब जो एंगल है, एंगल मेड बाय टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री विद द ग्राउंड, विद द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ जो पेड़ का टॉप होता है कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। तो बच्चों ये बात तो हाइट की हो गई और एंगल की होगी। इस बेस की भी तो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी ना। कैसे लिखेंगे, एंड यहां लगा देना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में, इस पेड़ के फुट, यानी फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप ऑफ द ट्री टचेस। कितना है, 8 मीटर। थोड़ी सी लैंग्वेज तो लिख लेना, क्योंकि ताकि टीचर को भी ना
ये सारी चीजें क्लियर होती जाए। एक बात और लिखना यहाँ पे, टचेस के साथ कॉमा लगा के ए बी लिख देना, ठीक है, क्या लिख देना, ए बी, ताकि पता चल जाए ये कौन सी है, ये ए बी है, ये एंगल हो चुका है और हाइट ऑफ ट्री AC प्लस BC। इतना तो कम कर लोगे तो इसे आप बता दीजिए, फिर आगे बात मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कराता हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ सॉल्यूशन करोगे या और थोड़ा फिगर बनाएंगे 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन पूरा का थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दोगे तो पूरी 4 नंबर मिलेंगे। और एक अच्छा टीचर को इंप्रेस भी होता है, ठीक है, ताकि बच्चे ने लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन किया है। तो क्या हो गया, 3 चीज होती है, 3 या 4 चीज, हाइट ऑफ ट्री लिख दिया, एंगल बना दिया, डिस्टेंस बना दी। क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि डिस्टेंस जो है पेड़ के फुट से लेकर वो पॉइंट जहां पे पेड़ का टॉप टच करता है, तो डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप ऑफ द ट्री टच है, टॉप पहले वहां जो ऊपर था वो यहां टच कर रहा है गिरने के बाद, तो कितनी डिस्टेंस है, AB जो कि 8 मीटर की है। ये बात क्लियर होगी। तो बच्चों इसे वीडियो को पॉज करके उतार दीजिए, फिर आगे कराता हूं, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेंजेंट हम कैसे डिसाइड करते हैं, टेंजेंट हम वैसे डिसाइड करते हैं कि हमें क्या एक साइड मालूम होनी चाहिए और एक साइड हमें निकालनी है, उसी के हिसाब से हम टेंजेंट लेते हैं। जैसे ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर हमें निकालनी है, पहले परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, बाद में हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। पहले परपेंडिकुलर निकालनी है, बेस मालूम है, परपेंडिकुलर निकालनी है, बेस मालूम है, तो कौन सा थीटा लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम बच्चों tan थीटा लगा सकते हैं। कौन सा लगा लेंगे, tan थीटा लगा लेंगे, जिसमें से परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस हमें पहले से ही मालूम है, ठीक है। हम क्या लगाना है, tan 30 लगा लेते हैं, tan 30। यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, तब सही रहेगा। tan 30 बराबर कितना आएगा, परपेंडिकुलर पर बेस होता है, तो 30 परपेंडिकुलर कितना होगा, BC, और बेस क्या होगा, AB। ये बात तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। BC कितनी है नहीं मालूम, तो BC रहने दो, और AB कितनी है 8 मीटर, कैसे रख लो। tan 30 की वैल्यू सभी को पता है, 1/√3 बराबर BC का BC और 8 का 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ऊपर चला जाएगा, BC की वैल्यू क्या रहेगी 8/√3, तो यानी 8 ऊपर चला गया, ये नीचे √3 बराबर BC। पर जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि अभी नीचे में रूट नहीं छोड़ते तो क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है, तो 8/√3 जो नीचे होता है उसी के साथ रैशनलाइज कर देते हैं, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि नीचे वाला रूट खत्म हो जाए, बराबर BC। और ये कितना आ जाएगा, 8 को √3 से करूंगा तो 8√3 अपॉन √3 का √3 से करूंगा 3, यानी कि बच्चों BC की जो वैल्यू आई आपकी कितनी है, 8√3/3 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ट्राइंगल ABC में गया, tan लगाया, tan का था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस क्या है AB। जैसे कि हमेशा बता चुका हूँ, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जो बाकी रहेगा वो बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 की वैल्यू 1/√3 सभी को पता है, ठीक है। साइड में लिख भी देना, यहाँ पे मेंशन करने के लिए कि सिंस tan 30 बराबर 1/√3, ठीक है, ओके। तो ये हो गया 1/√3 BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 8 को उधर ले जाओगे, 8 1 जा 8 और √3 नहीं छोड़ दिया, BC की वैल्यू निकालनी थी क्योंकि, तो 8/√3 आ गया, लेकिन हमें पता है नीचे हम √3 कभी नहीं छोड़ते, रैशनलाइज कर दिया, 8 का √3 से 8√3 अपॉन √3 का √3 3। तो बच्चों इसकी जो वैल्यू आई आपकी परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 8√3/3 आ गई, ठीक है। पर आपको इसकी तो मिल गई, लेकिन आपको हाइपोटेन्यूज भी तो चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे, देखिए इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। देखिए आप क्या हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज चाहिए और बेस परपेंडिकुलर दोनों ही मालूम है, तो यानी कि आप कोई सा भी एंगल ले सकते हो जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज आए, हाइपोटेन्यूज तो आई आए, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज किसके अंदर आ रहा है, तो हाइपोटेन्यूज एक बार इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यानी कि आप तो चाहे तो साइन लगा सकते हो, चाहे तो कॉस लगा सकते हो। तो बच्चों चाहे तो आप साइन थीटा लगा सकते हो, चाहे तो आप कॉस थीटा लगा सकते हो, क्योंकि साइन के लिए परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज चाहिए, परपेंडिकुलर आपने निकाल दिया है। कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज आपको चाहिए, बेस आपको पहले से ही मालूम है, तो जो आपकी इच्छा है वो लगा लो। मैं साइन लगा लेता हूँ, ठीक है, मैं साइन थीटा लगा लेता हूँ। तो साइन थीटा बराबर कितना होगा, यानी साइन 30 डिग्री, दैट इज साइन 30 डिग्री कितना आएगा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर यानी कि BC, हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। ये चीज जरूर लिखना बच्चों, डायरेक्ट मत करना, ये चीज जरूर लिखना। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और BC कितना है आपका 8√3/3 और ये BC आपका 8√3/3 और AC आपको नहीं मालूम, आप जानते हो क्या, एक बात अच्छे से जानते हो, ये पूरा था पेयर में, AC बेचारा अकेला था, इसके नीचे 1 लग जाएगा, फिर क्या होगा, फिर ये ABCD बन चुका है, तो यानी D यानी कि 1 8√3 से मल्टीप्लाई होगा और AC 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बच्चों। इससे मैं
यहाँ कर देता हूँ, तो 1/2 का 1/2 बराबर 1 का मल्टीप्लाई 8√3 में तो 8√3 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई AC में 3AC हो जाएगा, 3 इंटू AC हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 3AC को ऊपर ले जाते हैं, इसको यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3AC बराबर 2 का 8√3 में करूंगा मल्टीप्लाई, 16√3, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब AC की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 16√3, ये 3 नीचे आ जाएगा तो 3, यानी कि बच्चों इतना तो बेसिक तो कर ही सकते हो। 3AC को 1 से मल्टीप्लाई करो 3AC, 2 को इधर ले जाओगे 2 का 8 से मल्टीप्लाई 16√3 का √3, ठीक है। अब AC की वैल्यू निकालनी है, AC की वैल्यू निकालनी तो 3 तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से बच्चों आपकी AC की वैल्यू आ गई, और यहाँ से बच्चों आपकी BC की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हाइट आपने क्या मानी थी, AC प्लस BC मानी थी, कुछ नहीं करना, आपको दोनों को ऐड कर देना है। क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दूं, देखिए थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए हमारी हाइट क्या थी, हाइट ऑफ द ट्री क्या थी हमारी, हाइट ऑफ द ट्री थी हमारी क्या थी, AC प्लस BC, ये थी AC प्लस BC। तो बच्चों हमने AC कितना निकाला, 16√3/3 प्लस का प्लस, BC कितना निकाला 8√3/3, 8√3/3। अब सभी जानते हो जब नीचे सेम होता है तो सेम ही आ जाता है, 3 आ गया, 16√3 प्लस 8√3 यही आएगा। अब 16√3 और 8√3 कितना हो गया, 24√3/3, ठीक है। अब 3 से ये 24 कट जाएगा, कितनी बार 8 बार में कितना बचेगा 8√3, तो यानी कितना आंसर आया आपका 8√3। बच्चों आपका फाइनली क्या आया, आंसर आ गया। यानी इस पेड़ की जो हाइट थी पूरी, इस पेड़ की जो हाइट थी पूरी की पूरी वो कितनी थी, दैट इज ये पूरी की पूरी कितनी थी, ये पूरी बच्चों पूरा पेड़ जो था वो कितना था 8√3 का था, कितना 8√3 का था, कितना था 8√3। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा, कुछ नहीं करना, आपका पेड़ था टूट गया, टूटने के बाद इधर आ गया, एंगल दे रखा बेस देगा, परपेंडिकुलर एक बार निकाल लो और एक बार हाइपोटेन्यूज निकाल लो। क्यों, क्योंकि पेड़ की जो हाइट है वो ये वाली ना उसी में से आ रही है, तो बच्चे क्या करते हैं BC निकाल लेते हैं, ये वाला 8√3/3 आंसर छोड़ देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा कि पेड़ क्या था, तो पेड़ पूरा था जो कि टूट के नीचे भी आया, तो ये वाली भी जोड़नी पड़ेगी, ये वाली भी जोड़नी पड़ेगी, फिर तो बाकी तो बेसिक चीजें आपको आती ही है कि कौन सा टेन लगाना है, कौन सा एंगल लगाना है, सबको आपको मैंने बता ही रखना है कि टेंजेंट वही डिसाइड किया जाता है कि जिसकी एक साइड मालूम होती है और एक हमें निकालनी होती है, बस, ठीक है। उसके बाद क्या किया, पहले 10 लगा लिया, 10 30 लगाया तो हमारे को ये मिल गया, फिर हमने sin 30 लगाया, sin 30 लगा सकते हैं, cos 30 कुछ भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, sin 30 लगाया तब भी सेम आया, cos 30 लगा तब भी सेम आता, sin 30 लगाया तो AC की वैल्यू कितनी आ गई थी, इस AC की वैल्यू मेरी आ गई कितनी, कितनी आई 16√3/3, 16√3/3। फिर इसको दोनों को जोड़ दिया, कितना आंसर आ गया 8√3 आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, यानी कि थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इससे आप वीडियो को पॉज करके कर लीजिए, फिर हम इसे रब करने के बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ओके। देखिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्या पूछा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो क्या सोचता है कि 2 स्लाइड लगानी है, 2 स्लाइड झूले लगाने हैं, स्लाइड वाले होते हैं ना, ये वाले से ऊपर से बच्चे नीचे आते हैं, सड़ जाते हैं, वो वाले पार्क में लगाने हैं फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 साल से नीचे बच्चों के लिए। शी प्रेफर्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर लड़की होती है, तो शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर की हाइट पर लगाना है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। यानी कि उसे 2 स्लाइड लगानी है, तो एक साइड तो ये वाली होगी आपकी AC, जिसे उसने कहां पर रख दिया 1.5 मीटर की हाइट, मान लो मैं जैसे कि मैं स्लाइड लेके जा रहा हूँ और हाइट देखी 1.5 मीटर की, हाँ उसको मैंने टिका दिया, तो ऐसे करके टेढ़ा करके टिका दिया, तो ये मेरी क्या होगी स्लाइड होगी और ये मेरी क्या होगी हाइट होगी, ठीक है, ऐसा कर दिया। वे जबकि फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर यानी कि बड़े बच्चों के लिए उसने क्या किया, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड लगाना चाहती है एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी कि बड़े बच्चों के लिए, यानी कि जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए क्या करना चाहती है, वो ऐसी स्लाइड लगाना चाहती है जो कि 3 मीटर की हाइट पर है। छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर की हाइट पर स्लाइड लगा दी, बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर की हाइट पर स्लाइड लगा दी। स्लाइड कौन सी आपकी AC और PR, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसका एंगल कितना है 60 डिग्री ग्राउंड के साथ, इसका एंगल कितना है 30 डिग्री ग्राउंड के साथ। What should be the length of slide in each case, यानी कि दोनों केस में आपको स्लाइड बतानी है, यानी कि आपको बच्चों एक तो ये बतानी है और आपको एक ये बतानी है, यानी कि AC और
पी आर बनाएंगे। क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे। बच्चों ने पहले क्या किया होगा, ये दो क्वेश्चन फिगर को एक ही फिगर में बना दिया होगा, तो गलत हो गया होगा। ऐसा नहीं करना, साफ साफ बोला हुआ है कि 2 स्लाइड लगानी है, एक ये वाली स्लाइड होगी, एक ये वाली स्लाइड होगी। इसकी हाइट 1.5 मीटर पर रखनी है, इसकी हाइट 3 मीटर पर रखनी है। ये 5 साल से नीचे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ये उससे बड़े बच्चों, एल्डर चिल्ड्रन लिखा, एल्डर मतलब बड़ा, ठीक है, तो बड़े बच्चों के लिए इसका एंगल 60, इसका 30, बस खत्म। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, रह गया बेस। निकालना क्या है आपको, हाइपोटेन्यूज निकालना दोनों केसों में, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो बच्चों जैसे कि मैंने हमेशा बोला है कि टेंजेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एंगल दे रखा है और एक साइड निकालने के लिए हमें टेंजेंट लगाना पड़ता है। तो क्या, कौन सा टेंजेंट लगाएंगे, साइन लगाएंगे, कॉस या टेन। देखिए क्या मालूम है आपको, परपेंडिकुलर मालूम है, परपेंडिकुलर दोनों केस में परपेंडिकुलर मालूम है, दोनों में हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो कौन सी लगा लो, साइन लगा लो। क्यों, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होती है, साइन होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो क्या लगाओ, साइन थीटा लगा लो। लैंग्वेज लिखने की जरूरत है, थोड़ी सी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए एजेस लिख लो, क्योंकि क्या होगी, लो 5 years और above 5 years, इतना लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या लिखोगे, हाइट ऑफ स्लाइड लिख लो, हाइट लिख लो, और यहाँ पे क्या लिखो, इंक्लाइंड एंगल लिख लो, इंक्लाइंड एंगल, ठीक है। तो 5 साल से बच्चों के लिए हाइट जो रखी उसने 1.5 मीटर रखी, और 5 साल से अबव के लिए कितनी रखी, 3 मीटर की रखी। 5 साल से जो नीचे बच्चों के लिए एंगल कितना है, 30 डिग्री है, और ये कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री थोड़ा नीचे होता है, 60 डिग्री थोड़ा सा और ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। इतना ही लिखना, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा लैंग्वेज लिखने की इसमें जरूरत है नहीं। तो क्या करना, 2 ट्राइंगल ले लेते हैं, एबीसी और एक पीक्यूआर। तो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी में चले जाना, साइन 30 लगा लोगे, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर AB, हाइपोटेन्यूज AC। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। AB कितनी है, 1.5, और AC कितनी है, निकालनी है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1.5 अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AC का 1 से AC और 2 का 1.5 से, यानी कि 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 मीटर आ जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूं ना, 3 मीटर, यानी कि AC की जो आपकी लेंथ है स्लाइड की कितनी आई, 3 मीटर की आ गई, ठीक है। यानी ये कितनी है आपकी, ये आपकी 3 मीटर की आ गई, 3 मीटर, ये तो निकल गया। अब ऐसे दूसरा भी निकल जाएगा। अब बच्चों सेम उसी तरह क्या होगा, आप दूसरा भी निकाल लो, क्या, इन ट्राइंगल PQR में चले जाओगे, साइन 60 लगाओगे, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि PQ अपॉन में PR, यही होता है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, PQ मालूम है 3, और PR निकालना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो PR √3 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व कराओ, यहाँ पे देखिए PR बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3PR हो जाएगा, √3PR बराबर, इस पी का √3 मल्टीप्लाई करोगे √3PR हो जाएगा, ओके। ये 2 × 3, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और PR की जो वैल्यू निकालोगे क्या होगा, 6 अपॉन √3, रेशनलाइज करोगे √3 अपॉन में √3, क्योंकि आपका आंसर तो फिलहाल 6 अपॉन √3 आया है, लेकिन हम जानते हैं √3 नीचे नहीं छोड़ सकते, तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। कितना आएगा, 6 का √3 से 6 √3 अपॉन में √3 × √3 दैट इज 3, और फिर तो बहुत इजी काम रह गया। 3 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 2 √3, यानी इसका जो आपका आंसर आया दैट इज कितना है, 2 √3, ठीक है। यानी कि आपको बच्चों जो पहली स्लाइड थी 5 साल से नीचे बच्चों के लिए कितनी लंबाई थी उसकी, 3 मीटर की लंबाई थी, और 5 साल से ऊपर बच्चों के लिए जो लेंथ थी स्लाइड की लंबाई थी वो कितनी, 2 √3 थी, ठीक है, 2 √3 थी, ठीक है बच्चों। एक 3 मीटर आगे, एक 2 √3 मीटर आगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 3 मीटर बड़ा है, 2 √3 मीटर बड़ा है, तो आप कौन सा कहोगे, 3 मीटर बड़ा है, 2 √3, तो बच्चों 2 √3 मीटर बड़ा है। कैसे, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ क्या, चलो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है बच्चों। इसके अंदर आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है इतना सोल्व करने के बाद। एक लाइन लास्ट में लिख देना जरूर, कि क्या लिखोगे, ये लिख देना, इससे मैं रेड पेन से यहां लिख रहा हूं कि द लेंथ ऑफ स्लाइड, द लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ स्लाइड AC कितनी आ गई, AC इज दिखाना, AC इज 3 मीटर एंड द लेंथ ऑफ स्लाइड क्या PR इज 2√3 मीटर, कितना 2√3 मीटर। क्योंकि लास्ट में एक लाइन लिखना जरूरी होता है, तो टीचर जब चेक करता है तो नॉर्मली क्या करता है, ऊपर का थोड़ा सा देखता है, नीचे का थोड़ा सा देखता है और चेक करता है, क्योंकि उससे एक कॉपी चेक नहीं है, 100 कॉपी चेक करनी होती है, ठीक है। तो वो चीज जरूर लिख देना कि द लेंथ ऑफ स्लाइड AC इज 3 मीटर एंड द लेंथ ऑफ स्लाइड PR इज 2√3 मीटर। तो उसका आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। भले आपने बीच में लैंग्वेज में थोड़ा नहीं भी लिखा है, लेकिन लास्ट में अगर आप जो आंसर क्वेश्चन पूछा हुआ उसी का आंसर लिख देते हो तो आपको पूरा नंबर मिल जाता है बच्चों। ओके, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसे आप वीडियो को बस उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके, तो आइए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है यानी चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आधा आपको सॉल्व करके दिखा रखा है और आधा जिसका मेन स्टेप है जहां बच्चे गलतियां करते हैं इसलिए उसको मैंने छोड़ रखा है, उसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन 4 पढ़ देता हूं एक बार आपके लिए। क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी मान लो ये टावर AB क्या है आपका एक टावर है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहा होगा, यानी कि टॉप को देखेगा तो एलिवेशन एंगल तो यहीं बढ़ेगा करीब, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट बना हुआ है ग्राउंड पर, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ है 30 डिग्री। कैसे, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर ही देखेगा, तो ऊपर देखेगा हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे ही बनेगा। और बोला हुआ एक पॉइंट है जो ग्राउंड पर है, तो ये पॉइंट मान लो यहाँ पर है, तो इस पॉइंट से लेकर जो टावर का टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ग्राउंड के साथ कितना होगा 30 डिग्री। मान लो यहाँ पे पॉइंट है मेरा, मैं अपनी आंख से उसको टावर के टॉप को देख रहा हूँ, ग्राउंड के साथ एंगल कितने बनेगा 30 डिग्री का बनेगा, कितना 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है कि विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि ये जो पॉइंट है इस टावर के फुट से लेकर कितनी दूरी है इसकी 30 मीटर की है। क्लियर हो गया, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई बताइए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इसलिए सिंपल क्या है, एंगल है परपेंडिकुलर यानी कि हाइट आपको चाहिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर चाहिए, बेस आपको मालूम है, तो कौन सा टेंजेंट लगाओगे, tan थीटा लगा लो, परपेंडिकुलर अपना बेस tan थीटा होता है, एक मालूम है एक नहीं मालूम, तो tan थीटा सिंपल सा लग जाएगा, क्यों, परपेंडिकुलर और बेस हो गया। इसलिए मैंने लैंग्वेज में क्या लिखा है, हाइट ऑफ द टावर AB, टावर की हाइट का AB। डायरेक्ट ऐसा कभी मत लिखना कि हाइट ऑफ द टावर H, ऐसा मत लिखना। जो आप साइड H ले रहे हो, किसको ले रहे हो, उसको मेंशन जरूर करो कि AB है, BC है, AC क्या है वो, तो उसको मेंशन जरूर करो। अगर ये मेंशन नहीं करोगे तो टीचर को कंफ्यूजन हो सकती है नंबर देने में, और 3 की जगह 2.5 या 2 देके छोड़ देगा। तो एक स्टेप को लिखो, मैथ में स्टेप ही नंबर होते हैं, पर ये भी नहीं कि हर एक स्टेप को लिखो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं उन्हें एक को भी मत छोड़ो, ठीक है बच्चों। तो हाइट ऑफ द टावर ABBH, खासकर जो पहले का और आखिरी का उसको तो अच्छे से रिप्रेजेंट करो। तो हाइट ऑफ द टावर AB का मान लिया मैंने H मान ली, यानी कि H होगी हाइट मेरी। ट्राइंगल ABC में गया, ABC में गया, tan 30 लगाया, AB अपॉन BC, क्यों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर AB और बेस क्या हो गया BC। AB क्या मानी है मैंने, H मानी हुई है यहाँ पे, तो H हो गया, BC कितनी है 30, H अपॉन 30, यहाँ बात क्लियर होगी, यानी कि ये बात क्लियर होगी और ये बात क्लियर। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू H अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई एक दूसरे करेंगे, 30 का 1 से 30 और √3 यहाँ पे था ही, H की वैल्यू होगी, यानी H की वैल्यू इतनी निकल गई। पर हम जानते हैं कि √3 कभी नीचे नहीं छोड़ते, डेनोमिनेटर में कभी भी हम √3 नहीं छोड़ते, इसको आगे सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए यहीं तक मैंने करके दिखाया। अब आगे कैसे करेंगे, रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज क्या होता है, जो नीचे होता है उसी का हमें रेशनलाइज करना होता है। तो 30 अपॉन √3 पहले से ही था, तो इस √3 खत्म करने के लिए मुझे ऊपर नीचे √3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वल टू H, क्योंकि मेरा ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर हो गया। 30 का √3 से करूंगा तो 30√3, √3 का √3 से करूंगा तो 3 बराबर H। इस 3 से 30 10 बार में कट जाएगा, तो H की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, tan√3, कितनी आएगी tan√3। तो यही बच्चों आपका क्या हो गया, आंसर निकल के आया कि हाइट जो है कितनी आपकी tan√3, यानी कि इसकी जो वैल्यू निकली आपकी दैट इज tan√3। कुछ था इस क्वेश्चन में, नहीं था, इसलिए मैंने सब फिगर बना के आधा कंप्लीट कर रखा था। मुझे पता था इतना तो आप कर ही लोगे। अगर कोई बच्चा गलती करेगा या फिर छोड़ देगा आंसर तो यहीं पे छोड़ देगा, इसलिए यहां से मैंने आगे आपको सॉल्व करा दिया। तो इसलिए हाइट ऑफ द टावर क्या है, इस टावर की हाइट कितनी है tan√3 मीटर। यूनिट लिखना कभी मत भूलना बच्चों, यूनिट हमेशा लिखना क्या है कि मीटर, ठीक है। क्लियर हो गया, मीटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोई दिक्कत भी नहीं। ट्यूशन में तो फिर भी आप नहीं पूछ पाते, बेइज्जती हो जाएगी आपकी, ये सोच के कि कोई हंसेगा,
इसमें कमेंट में कौन हंसेगा, कुछ भी लिख के डाल दो, पर जो है जो समझ रहा है उसी को लिखो, फालतू कमेंट मत करना। ठीक है बच्चों, अब ये आपको इससे वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, वो ही बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 6 है। ठीक है, मजा आएगा 6 में। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए, फिर क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, आइए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मजा आएगा। क्या पूछा, अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी काइट यानी कि एक पतंग है जो ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ गई। कितनी, 60 मीटर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 60 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या लिखा हुआ है कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि मान लो ये पतंग है, अब किसी ने स्ट्रिंग में धागा मान लो, जैसे मंजा होता है ना उड़ाते हैं, तो ये धागा है आपका कि ग्राउंड में किसी से बांधा हुआ है। जैसे कि मान के चलो, जैसे हम पतंग उड़ा रहे हैं, छत पर उड़ा रहे हैं, और कोई नीचे से आवाज देता है, मम्मी आवाज दे रही है कुछ काम के लिए, तो क्या करते हैं, किसी ना किसी चीज से बांध के आ जाते हैं ताकि पतंग उड़ती रहे। तो सेम ऐसा ही केस है। ठीक है, ये पतंग है और ये स्ट्रिंग है, ये धागा है मंजा, और इसे नीचे ग्राउंड में किसी चीज से बांध रखा है। ठीक है, ओके। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि जो स्ट्रिंग यानी मंजा है उसका ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी एलिवेशन बोलेगा तो ऊपर की चीज दिखाएगा और एंगल नीचे बनेगा। ठीक है, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, ये ना स्ट्रिंग, इसकी आपको लंबाई बतानी है, और ये बोला हुआ है कि स्लैक नहीं है, मतलब उसमें कोई भी मुड़ा हुआ कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम सीधा है। नॉर्मली हम पतंग उड़ाते हैं तो जब ऊंचाई पे चली जाती है पतंग तो मंजा ऐसा हो जाता है, यूं जाके यूं हो जाता है ना, झोल मार जाता है, जिसे कहते हैं पतंग में झोल आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल मंजा एकदम सीधा मान के चलना है आपको। ठीक है, ओके। तो इसे मैं पॉइंट दे देता हूँ, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, आपकी ये क्या है, स्ट्रिंग है STRING, और ये आपकी हाइट है। ठीक है, ये आपकी हाइट है। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, फटाफट से। क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि मंजा, ये धागा बोल लो, क्या है, AC है। ठीक है, ये इज AC लिख दो। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या इज AC, क्योंकि लेट जब लगाता तो मैं B लगा देता। ठीक है, हमें लेट तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि AC की लंबाई निकालने तो सीधे सीधे निकाल लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि टेंजेंट कौन सा ले, साइन ले, कॉस ले, टेंजेंट। देखो ये एंगल है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर मालूम ही है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज निकालना है, और बेस इसकी कोई जरूरत है ही। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, P और S की बात तो हमारे ख्याल से साइन थीटा में होती है, तो साइन थीटा लगा लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC क्या लगाएंगे, साइन थीटा यानी साइन 60, थीटा कितना 60 डिग्री, और साइन क्या, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर AB, और एक मिनट, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। ठीक है, जिसको आपको निकालना है। ओके, ओके। साइन 60 की वैल्यू √3/2, AB मालूम है, 60 मालूम है, AC निकालनी है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे, AC का √3 में करोगे तो क्या आएगा, √3 AC, 2 का 60 में करोगे तो 120 हो जाएगा, 60 × 120, और AC की वैल्यू निकालोगे तो √3 नीचे आ जाएगा, 120 अपॉन में √3। पर हम जानते हैं कभी भी नीचे रूट को नहीं छोड़ा जाता तो क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो AC की जो वैल्यू आएगी 120 अपॉन √3, क्या करेंगे, इसी √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नीचे से रूट खत्म हो जाए। अब सॉल्व करेंगे, 120 का √3 से करेंगे तो 120 √3, और √3 का √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई बात दिक्कत है नहीं। अब हम जानते हैं कि 3 से 120 40 बार में कट जाएगा, कितनी बार में, 40 बार में, एक मिनट, 40 बार में। ठीक है, तो यहां से फिर हमारी जो AC की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकलेगी, AC की वैल्यू 40√3, कितनी निकलेगी, 40√3। बच्चों आपकी वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। और बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था, इसलिए इसमें कुछ दम है नहीं, बिल्कुल भी दम नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बच्चा कर लेगा। पतंग उड़ रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन सीधा tan थीटा लगाया, सॉरी sin थीटा लगाया, क्यों, परपेंडिकुलर ये है जो मालूम ही है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, H निकालना है, तो P अपॉन H sin थीटा लगा देंगे, सीधा सोल्व कर लेंगे। बस बच्चा यहाँ पे जाके फंस जाता है कि वो यहीं तक आंसर छोड़ देता है या फिर रेशनलाइज करना भूल जाता है या नहीं करता। तो रेशनलाइज हमेशा करना, कभी भी नीचे रेशन मत, रूट के अंदर आंसर मत छोड़ना। ठीक है, हमेशा सॉल्व करके दिखाना।
अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है 4 ऑप्शंस में, तब भी आपको रेशनलाइज ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑप्शन इसमें ये वाला होगा, एक ऑप्शन इसमें ये वाला होगा, तो आपको फाइनल आंसर इसी तक जाना पड़ेगा। पर ऐसा होगा नहीं कि 2 क्वेश्चन ऑप्शन देगा, अगर बाई चांस देता है, दोनों ऑप्शन देता है, तो आपको इस ऑप्शन तक सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप मत छोड़ना। अब इसका शॉर्टकट बता दूं करने के लिए, चलो आप इसका ये वीडियो को पॉज करके आ लीजिए, मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन का शॉर्टकट है मेरे पास, सारे क्वेश्चन का शॉर्टकट है मेरे पास। देखिए बच्चों, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे कि एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, वो बच्चे इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए ये है आपका फिगर, ठीक है, ये 90 है, ये 60 मीटर दे रखा है, और ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है। ये वाली आपको हाइट चाहिए, हाइपोटेन्यूज आपको चाहिए, तो कैसे करेंगे फटाफट से वो ये देखेंगे कि हमने पढ़ रखा है ये एंगल 30 डिग्री होगा, 30 के सामने 1 यूनिट होता है, 60 के सामने √3 यूनिट होता है, और 90 के सामने 2 यूनिट होता है। ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो आपको बच्चों क्या कर रखा है कि 60 के सामने की वैल्यू आपको जो √3 यूनिट होती है उसकी वैल्यू 60 मीटर दे रखी है, ये दे रखी है, यानी कि √3 की यूनिट आपको कितनी दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है। तो √3 का 60 है, तो एक की कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 60 बटे √3 हो जाएगी। जैसे रेशनलाइज करेंगे तो इंटू √3 कितना है, 60 √3 अपॉन 3 से कटा 20 √3, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई दैट इज 20 √3, 20 √3, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। हमें किसकी चाहिए, 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 20 √3 इंटू 2, 20 √3 इंटू 2 दैट इज 40 √3। सीधा मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 √3 आंसर आ जाएगा। बहुत आसान होता है बच्चों शॉर्टकट तरीके से करना। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के पहले या दूसरे पार्ट में समझा दिया था, उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा, नहीं है तो फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है, होता क्या ना, हमारे पास कुछ ट्रायंगल इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये 90 होता है, मान लो आपका 30 डिग्री यहाँ पे दे रखा है, तो 30 के सामने 1 यूनिट होती है, 30 ये वाला तो ऑब्वियस सी बात है 60 डिग्री होगा, 60 के सामने √3 यूनिट होती है, 90 के सामने 2 यूनिट होती है। एक ट्रायंगल तो ये होता है, 45 वाला अलग ट्रायंगल है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। पर यहाँ पे जब भी आपको एक 30 मिल जाए या 60 मिल जाए तो ऑब्वियसली बात दूसरों को आप निकाल लोगे, ठीक है। पर ध्यान ये रखना कि 30 के सामने 1 यूनिट होगी, 60 के सामने √3 यूनिट होगी। अब इस √3 यूनिट की वैल्यू उसने 60 मीटर दे रखी है, √3 की 60 मीटर दे रखी है, तो √3 की 60 है, एक की तो निकाल ही लोगे भाई, एक क्या होगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया। पर हमें पता है नीचे √3 छोड़ नहीं सकते, तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, कर लिया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 √3 आ गई। पर 1 यूनिट की 20 √3 आ गई, हमें हाइपोटेन्यूज बतानी थी स्ट्रिंग की लंबाई, जो कि 2 यूनिट थी। तो 2 यूनिट कितना होता है, 1 यूनिट अगर 20 √3 है, 2 यूनिट कितना होता है, 40 √3। आपको याद क्या करना होता है, आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए, आपको बच्चों ये याद होना चाहिए कि जब भी 36 राइट एंगल ट्रायंगल में 36 की बात होती है, तो 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3 यूनिट, और 90 के सामने 2 यूनिट। 45 वाला अलग केस है, उसको भी बताऊंगा, हालांकि वो मैंने पहले बता रखा है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तब बता दूंगा, ठीक है। तो इससे आप उतार लीजिए, और एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, तो मैं कहूंगा आप इसी तरीके से करना शॉर्टकट, वो लैंग्वेज लिखने के चक्कर में मत पढ़ना और डायरेक्ट सॉल्व करना, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन हो तो, अदरवाइज तो आपको 4 नंबर में 3 नंबर में आएगा तो आपको तो सब कुछ लिखना ही पड़ेगा, लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, ओके। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूंगा, क्योंकि इसमें जो गलती होती है सभी से होती है, मुझसे भी हुई थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसको गलती को। मैंने भी आंसर निकाला था गलत आया, मैं क्या गलत क्यों आया, फिर देखा अच्छा इसमें ये बात भी थी, इसमें ये कॉन्सेप्ट रह गया, ठीक है। तो गलती मानना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, तो मैं मानता हूँ मेरी गलती हुई थी, ठीक है, जब मैंने इसे सॉल्व किया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा हुआ है, पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख जाएगा, फिर इसको मैं फिगर भी बनाऊंगा और समझाऊंगा भी, ठीक है। क्या लिखा हुआ, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी मान लो 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, लंबी बिल्डिंग है 30 मीटर की, उससे कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। 1.5 मीटर मतलब 1 मीटर में 3 फुट 4 इंच होते हैं, 1.5 मीटर करीब बैठेगा 4 फुट 11 इंच, 4 फुट 11 इंच यानी कि लगभग 5 फुट का वो लड़का है, ठीक है। यानी कि 30 मीटर की एक बिल्डिंग है और 5 फुट का लड़का है, 1.5 मीटर का लड़का है, ठीक है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building, यानी कि जो यहाँ पे लड़का खड़ा था, बिल्डिंग यहाँ पे थी, उससे जो बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 डिग्री था, पर जैसे उसने बिल्डिंग की तरफ चलना स्टार्ट किया, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है, ओके। जैसे 60 डिग्री हो लड़का रुक जाता है, ठीक है। तो क्या पूछा है फिर, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला ये आपको बच्चों बताना है, ठीक है। देखिए बच्चों फिगर कैसे बनाओगे आप, मान लो आपका ये आपकी 30 मीटर की बिल्डिंग है, कितने मीटर की, ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये लड़का है यहाँ पे क्या लड़का है, लड़के की हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर, यानी कि उसको हमें काउंट करनी पड़ेगी, तो ये 1.5 मीटर लड़के की हाइट हो गई। ये भी ग्राउंड, ये लड़के पैर है ग्राउंड पर और ये बिल्डिंग
का ग्राउंड, ठीक है, जहां से बिल्डिंग टच है। अब लड़का है तो लड़की की आंख तो ऊपर ही होगी, तो ऊपर से उसकी बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था पहले, 30 मीटर का बन रहा था। और एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा, आंख से हॉरिजॉन्टल पे बनता है ना, तो ये आपकी क्या होगी, और ये एंगल हो, ठीक है। तो ये आपकी आंख, क्योंकि हमेशा एंगल कैसे बनता है, जो कोई एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो यानी कि वो लाइन ऑफ साइट जिसे बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, और आंख का बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल, उसी के बीच में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। पहले कितना था, 30 डिग्री था। अब जैसे ही लड़का चलना स्टार्ट करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, आंख से 60 डिग्री का हो जाता है। कितना हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। अब आप पूछोगे इधर क्यों बना, इधर क्यों नहीं बना, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो जब चलता 30 से 60 तभी तो 90 की तरफ जाएगा, यानी कि जैसे जैसे हम 90 की तरफ जाएंगे तो एंगल हमारा बढ़ने लग जाता है। तो पहले 30 तो 60 इधर ही तो बनेगा, पीछे थोड़ी ना बनेगा। ये बात क्लियर होगी। अब आप ये सोचोगे इधर का चक्कर क्या है, एक्चुअली यहीं पे गलती होती है, सभी से यहीं पे गलती होती है, मुझसे भी यहीं पे होती है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी हाइट है बिल्डिंग की, जो कि 30 मीटर है, 30 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 1.5 मीटर का तो लड़का ही हो गया, 1.5 मीटर का तो लड़का हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ इतने से काम है, ए बी सी और डी, हमें तो यही काम है, क्योंकि हमें तो जो एंगल मिलता है वो लाइन ऑफ साइट और जो आंख से बिल्कुल सीधा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसी से मिलता है, यानी काम तो हमें सिर्फ इतने का है। तो ये वाली जो हाइट है, लड़के की हाइट है, वो तो हमें 30 मीटर में से माइनस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, 30 मीटर में से माइनस करनी पड़ेगी। ये 1.5 मीटर है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से यहाँ तक का भी 1.5 मीटर ही होगा। तो ये वाली कितनी बचेगी, अब ये वाली कितनी बचेगी, ये वाली बच्चों अब बचेगी 28.5, 28.5, कितनी बचेगी, 28.5 यानी कि 28.5। तो आपको जो हाइट लेके चलनी है ना, वो 28.5 लेके चलनी है, ना कि 30 मीटर लेके चलनी है, ठीक है बच्चों। अब आप सोचोगे, देखो ये 1.5 मीटर है, तो यहाँ पे भी सेम चीज आएगी और यहाँ पे भी सेम चीज आएगी, तो जो नीचे होगा वही ऊपर होगा, जो नीचे होगा ऊपर होगा। लेकिन क्या करते हैं, 1.5 मीटर माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि जो एंगल बनेगा वो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा, ना कि इधर से बनेगा। तो इससे मुझे काम नहीं होता, जहां से एंगल नहीं आंख से और लाइन ऑफ साइट के बीच बनता है, तो इससे मुझे कुछ काम नहीं, पर ये मुझे माइनस जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि 30 मीटर की हाइट बिल्डिंग की है और 1.5 मीटर की तो हाइट अकेले लड़के की है ना, तो 30 में से 1.5 माइनस हो गया। तो अब एक्चुअली हाइट कितनी है बिल्डिंग की, 28.5 मीटर से मुझे काम करके चलना पड़ेगा। बच्चे यही गलती करते हैं, वो 30 मीटर और 30 मीटर उठा लेते हैं, और जिससे उनका जो आंसर आता है दैट इज 20√3 करीब आंसर आ जाता है, जो कि गलत होता है। आंसर इसका क्या आएगा, थोड़ा कम आता है उससे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका ये कम हो गया, तो आंसर भी थोड़ा सा कम आएगा कि नहीं आएगा। बस यही मेन पॉइंट है, अगर ये समझ आ गई तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बच्चों। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये आपका ग्राउंड था, ये 30 मीटर की बिल्डिंग थी, ये लड़का था 1.5 मीटर का। लड़की आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप का 30 डिग्री था। जैसे उसने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से लेकर वो यहाँ तक चल लिया, ठीक है, वो तब एंगल कितना होगा, 30 से 60 डिग्री बदल गया, ठीक है। अब ठीक है 60 डिग्री बदल गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, और आपको ये CD ही बतानी है। कुछ उसने यही तो पूछी है कि कितना वो चला, लड़का कितना चला बिल्डिंग की तरफ, तो CD चला, CD, तो CD कितना निकलेगा तो आपको निकाल के दिखाना है। तो उम्मीद करता हूं समझ में, क्योंकि बस यहाँ पे ध्यान रखना कि इसको माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल से आपका एंगल बनेगा, तो ट्रायंगल सिर्फ आपका ABC, इसके अंदर बीच में B भी आ रहा है, ये आपको काउंट होगा, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है, 30 मीटर की है, और जो हाइट ऑफ बॉय कितनी है, 1.5 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। आप जो नई हाइट निकलेगी, देयरफॉर जो हाइट क्या है, हाइट ऑफ AB की हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ AB 30 माइनस 1.5 कितनी आएगी, 28.5 मीटर ये आएगी। ये आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कॉपी पर भी, ठीक है, पेपर में दोगे तो अभी आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ठीक है, 28.5 मीटर। अब यहाँ पे क्या लिखोगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि मैंने जैसे हमेशा ही बोलता हूँ, एक बार हाइट की बात होती है, एक बार एंगल की, और एक बार आपका बेस होगा या हाइपोटेन्यूज, बस 3 पॉइंट लिखने होते हैं बस। तो एक पॉइंट लिख लिया, दूसरा पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस, बदल जाता है, कहां से कहां तक, फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री व्हेन ही वॉक्ड, यानी कि जब वो लड़का चलता है, जब वो लड़का चला तो एंगल कितना हो गया, 30 से 60 हो गया, 30 से
60 हो गया। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। एंड द डिस्टेंस ही कवर्ड या द डिस्टेंस ही वॉक्ड लिख दो, वॉक्ड यानी कि क्या है वो सी, जो कि आपको बताना। आप चाहे तो पेपर में भी इस तरह से क्वेश्चन मार्क डाल सकते हो, ताकि टीचर को भी कंफर्म हो जाता है हाँ सीडी निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बिल्कुल भी पेपर मिलता है उसको भी चेक करने के लिए, वो बिल्कुल भी नहीं देखेगा, वो सिर्फ ये देखेगा सीडी निकालनी है, तो बिल्कुल पेपर देकर पूरा नंबर देगा। ठीक है, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो, जो आपको निकालना होता है क्वेश्चन के अंदर उसको क्वेश्चन मार्क डाल के दिखा सकते हो पेपर के अंदर भी। ठीक है, तो ये तो लैंग्वेज थी। उम्मीद करता हूँ लैंग्वेज आपको समझ में आई होगी। फिर फटाफट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको वीडियो को पॉज पे उतार लीजिए, फिर सॉल्यूशन हम बच्चों स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं है, हाइट ऑफ बिल्डिंग की 30 मीटर थी, लड़की की हाइट 1.5 मीटर थी, तो जो हाइट ऑफ एबी की निकलेगी, एबी की वो क्या होगी, 30 में से 1.5 माइनस हो गया 28.5 मीटर होगी। और एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होगा 30 से 60 डिग्री जब वो चला वेन ही वॉक। तो डिस्टेंस ही वॉक कितनी डिस्टेंस ने कवर करी या कितना वो चला, सीडी चला, सी से डी नहीं सीडी चला, वो मुझे निकालनी है। ठीक है, ओके। जैसे कि बच्चों मैंने पहले ही कहा था जब मैं स्टार्ट कर रहा था पहला क्वेश्चन, और थोड़ा मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था कि इसके अंदर फिगर अगर क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है तो 2 नंबर का तो फिगर ही फिगर है, 2 नंबर का फिगर है, 1 नंबर की लैंग्वेज है, 1 नंबर का आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसमें जाएंगे, जैसे कि मैं निकालेंगे कैसे इस वाली हाइट को, मतलब इस वाली डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे। तो बच्चों हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे हम पहले सोचेंगे ट्राइंगल ए बी सी में जाने की। अगर ट्राइंगल ए बी सी में जाते हैं, इसको मैं एक बार सीधा कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो हम ट्राइंगल ए बी सी में जाएंगे तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर कितनी है, 28.5, मुझे मालूम है 28.5, मुझे बीसी मिल जाएगी, यानी कि पहले इस वाली को पूरी को निकाल लूंगा। ठीक है, फिर मैं किसमें जाऊंगा, तो मैं ट्राइंगल ए बी डी में जाऊंगा। ए बी डी में जाने से पहले क्या होगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर 28.5 मालूम है, डीबी मुझे निकल के आ जाएगा, डीबी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस पूरी में से इस डीबी को माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली सीधी निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। ऐसे ही करेंगे। ठीक है, एक आसान तरीका भी होता है। ठीक है बच्चों, तो ट्राइंगल ए बी सी, ये लैंग्वेज लिखने के बाद है। ठीक है, ओके। क्या करेंगे, सबसे पहले लगा लेते हैं tan लगा लेते हैं। क्यों, एंगल के सामने परपेंडिकुलर मालूम है, बेस चाहिए, तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर कितना हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, ए बी हो गया, ओके। और tan 30 कितना हो गया, ए बी, तो tan क्या हो गया, tan 30 एंगल के सामने परपेंडिकुलर ए बी और बेस क्या है, बी सी। अगर आप ये सोच रहे हो तो क्या हमें इस पॉइंट को भी नोट करने की जरूरत है, मतलब ये तो ए बी तो मैं बाद में निकाली, हाइट बिल्डिंग की हाइट हमारी पहले 30 मीटर थी, तो इसको भी मेंशन करने की जरूरत है, तो कर देना। अगर आप चाहो तो ई एफ कुछ भी मान सकते हो, फिर बाद में ए ई में से बी ई माइनस कर देना, तो आपको क्या मिलेगा, ए बी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या लिखना है, जहां पे मैंने वो लिखा था ना 30 माइनस 1.5, तो वहां पे ये चीज लिख देना कि ए ई माइनस क्या, बीई। ठीक है, तो यानी कि 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5। ठीक है, ये चीज लिख देना वहां पे। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस हो गया, तो बच्चों परपेंडिकुलर कितना है 28.5, बीसी क्या है निकालनी है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 28.5 बीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बीसी की वैल्यू कितनी आएगी 28.5√3, यानी कि ये √3 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 28.5√3। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका निकला तो बीसी निकल गया आपका, है ना, ये तो आपका बीसी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, यानी पूरी की कितनी आ गई 28.5 आ गई 28.5√3। अब क्या करते हैं, डीबी निकाल लेते हैं, फिर पूरी में से डीबी माइनस कर देंगे तो सीडी रह जाएगी। ठीक है, इसमें जाएंगे आप इन ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल नाउ लिख देना, नाउ अब इन ट्राइंगल ए बी डी में जाएंगे, तो क्या लगाएंगे tan 60 लगा लेंगे। क्यों, एंगल के सामने परपेंडिकुलर मालूम है, बेस चाहिए, तो क्या होगा ए बी अपॉन बी डी, बी डी, ए बी मालूम है क्या, बिल्कुल मालूम है 28.5, बी डी मालूम है क्या, निकालना ही बी डी तो, है कि नहीं। ठीक है, अब थोड़ा बच्चों में आपको इधर सॉल्व कराता हूं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, हम जानते हैं √3 होती है, कितनी √3, और 28.5 लिख लेते हैं, बीडी हमें चाहिए। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, उसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीडी का √3 में करेंगे तो कितना आएगा √3 बीडी, और 1 का 28.5 में करेंगे तो 28.5। ठीक है, इस बीडी की वैल्यू चाहिए तो √3 नीचे आ जाएगा, तो बीडी की वैल्यू चाहिए तो √3 नीचे आएगा तो कितना होगा 28.5 अपॉन में √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है,
तो हम ये भी जानते हैं कि रूट 3 मुझे छोड़ नहीं सकते, तो रेशनलाइज भी करना पड़ेगा मुझे। तो रेशनलाइज यानी रूट 3 अपॉन में रूट 3। अब बच्चों देखिए इस 28.5 का रूट 3 में करूंगा तो कितना आएगा, 28.5 रूट 3 ही आएगा कि नहीं। अब रूट 3 का रूट 3 में करूंगा 3 आएगा। ये बात तो क्लियर है। अब ये आपको पता ही होगा कि ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा। 3 की डिविजिबिलिटी आपको पता ही होगी, 3 की क्या होती है, सबको ऐड करना होता है। 2 8 5 को ऐड करो, 2 8 10 और 5 15, यानी कि 3 के टेबल में तो 15 आता है, कट जाएगा इसका मतलब बड़ा पॉइंट, कोई बात नहीं पॉइंट करवा लेंगे, उसमें क्या। तो कैसे करेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27, पॉइंट का पॉइंट 1 और 5, 3 5 15, यानी कि ये 9.5 बाद में कट जाएगा। ये 28.5 जो है 3 से कितनी बार में कटेगा, 3 9 27, एक बचेगा 1.5, दैट इज 0.5। अरे बच्चों करके देख लो ना, दिक्कत आ गई। तो 3 9 27, 1.5, दैट इज 0.5, कट गया, सिंपल। ठीक है, तो कितना है 9.5 आया, कितना आया 9.5 रूट 3 आया। ठीक है, 9.5 रूट 3, यानी किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, यानी कि बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आई थी 9.5 रूट 3 आई, और इस पूरी की कितनी आई थी 28.5 रूट 3, 28.5 रूट 3। अब आपको चाहिए ये वाली 28.5 रूट 3 में से 9.5 रूट 3, अब क्या करोगे, माइनस कर दोगे, आपका आंसर बच्चों निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां पे करा दूं, देखिए तो CD क्या होगी, BC माइनस BD होगी। ठीक है, तो BC कितनी है 28.5 रूट 3 माइनस BD कितनी है 9.5 रूट 3, 9.5 रूट 3। तो 28.5 में से 9.5 जाएगा, कितना बचेगा 19 बचेगा, है ना। 5 में से 5 गया 0.0, और 8 में से जाएगा नहीं, 18 में से 9 गया 9, और यहाँ 1 बचेगा तो 19, पॉइंट के बाद की वैल्यू 0 होती नहीं, 19 रूट 3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि बच्चों सीधी निकली एक्चुअली हमारी, सीधी क्या निकली, सीधी जो निकली 19 रूट 3 निकली, कितनी। और बच्चों का जो आंसर आता है जैसे 20 रूट 3 आता है, जो कि गलत होता है। वो गलत इसी वजह से होता है, वो क्या करते हैं पूरा 30 ले लेते हैं, वो 28.5 नहीं लेते हैं। तो बच्चा वो कितना चला, वो लड़का जो था कितना चला, वो 19 रूट 3 मीटर चला। कितना चला वो 19 रूट 3 मीटर चला। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं तो कहूंगा इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में ध्यान नहीं, गलती जहां होती है वो नॉर्मली इंसान से हो जाती है, मुझसे भी हो गई थी, जबकि मैंने एक्सेप्ट करी थी। जब मैंने सॉल्व किया था तभी मैंने बच्चों को बताया कि मुझसे भी हुई थी गलती, वरना लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आंसर वहां पे आपको कर दूंगा बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में क्या सीखा, हमने कॉन्सेप्ट समझा, कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, कैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, जो क्वेश्चन थे उन्हें भी समझा। 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पढ़ लिए हैं। अब बच्चों हमारे 7 से लेकर 16 तक क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए हैं, जो कि हम पार्ट 2 में करेंगे। हालांकि मैंने कहा था पार्ट 1 में मैं कंप्लीट करा दूंगा पूरा का पूरा, पर जब एक्सप्लेन करने लगे तो वीडियो कितनी लंबी हो जाती पता भी नहीं चलता, तो काफी लंबी वीडियो हो चुकी है। तो मैं इसे 2 ही पार्ट बनाऊंगा। पार्ट 1 ये है आपका बच्चों पार्ट 1। पार्ट 2 जो आएगा उसके अंदर आपके बाकी के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, चाहे भले वो 1 घंटे से थोड़ी और भी ज्यादा हो जाए, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन में कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आई हो, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आपको समझ में आई हो, हेल्पफुल रही हो आपके लिए, तो प्लीज वीडियो के लिए एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कि वीडियो में, राधे राधे।